नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। 3, 2, 1, now. दोस्तों इस वीडियो में जो ये आप मिसाइल देख रहे हैं ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक और सबूत है। दरअसल आज भारत ने अपने प्रोजेक्ट विष्णु के तहत जो मिसाइल बनाई जानी थी, और इसके बारे में हमने कुछ सेशन पहले आपको बताया था कि भारत यहाँ पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, जो कि एक लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। और आज DRDO ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा में, तो उसकी फुटेज आई है और पूरे देश में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको ट्वीट किया था और पूरे देश में इस चीज़ को लेकर के आज बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि भारत ने पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का यहाँ पर सफल परीक्षण किया है। इससे पहले हमने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या फिर हाइपरसोनिक जो डेमोन्स्ट्रेटर है, डेमोन्स्ट्रेटिक व्हीकल, उसका यहाँ पर परीक्षण किया था, पर पहली बार हमने यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। हालांकि इस परीक्षण में एक टेक्निकल ग्लिच कह लीजिए या फिर एक हिकअप कह लीजिए, वो यहाँ पर नज़र आया है कि इस मिसाइल के अंदर जो कैनिस्टर कैप होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये मिसाइल अपने शेल से लॉन्च हुई तो वहाँ पर इस कैनिस्टर कैप की जो फुटेज है वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और ये कैनिस्टर कैप हालांकि लगा नहीं होना चाहिए था मिसाइल के ऊपर, बट फिर भी बताया जा रहा है कि कैनिस्टर कैप मिसाइल के साथ ड्यूरिंग इस मिसाइल के लॉन्च के समय में ये वहीं पर अटैच रह गया। हालांकि मिसाइल का जो एक्सपेरिमेंट था वो यहाँ पर पूरी तरह सफल हो गया और मिसाइल के एरोडायनेमिक में या फिर उसकी परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई इम्पैक्ट ये जो कैनिस्टर कैप है वो यहाँ पर डालता हुआ नज़र नहीं आया। और DRDO के सोर्सेज की तरफ से भी अभी यही बात की जा रही है कि ये एक टेक्निकल ग्लिच तो ज़रूर था, बट इसके पीछे के जो कारण है अभी उसके बारे में जो है इंक्वायरी होना बाकी है। बट एट लास्ट यहाँ पर भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड मार्क 5 से ज़्यादा होने वाली है उसका यहाँ पर सफल परीक्षण कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे, और आज का हमारा टॉपिक उसी चीज़ से रिलेटेड है जिससे हमारा लास्ट टाइम वाला टॉपिक था, यानी कि भारत का जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है जिसको लेकर के फ्रांस ने यहाँ पर इंटरेस्ट शो कराया है। तो उसी के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे कि फ्रांस के सामने बहुत सारे इस समय ऑप्शंस थे। उसके पास एक इजराइल का मोर सुपीरियर एक रॉकेट लॉन्चर भी उसके पास ऑप्शन में अवेलेबल था। तो भारत का जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है उसको यहां पर क्यों चुना गया, और इजराइल का जो मोर सुपीरियर रॉकेट लॉन्चर है जिसको पूरे यूरोपियन कंट्रीज यहां पर बाय कर रही हैं, जिनके पास पहले अमेरिकन M27 हुआ करते थे, उन सभी कंट्रीज ने उसको रिप्लेस करने के लिए यहां पर इजराइल के पल्स रॉकेट सिस्टम को यहां पर अडॉप्ट किया है। तो फ्रांस ने यहां पर भारत के पिनाक को क्यों चुना, तो इसी सब के ऊपर आज हम अपने इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि फ्रेंच आर्मी के पास इस समय अमेरिका का M270 LRU नाम का एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसको फ्रेंच आर्मी ने 1980 के दशक में अपनी फोर्स में इंडक्ट किया था और सन 2010 के आसपास इसको अपग्रेड भी किया गया था। और अब जाकर के फ्रेंच आर्मी इसको रिप्लेस करना चाहती है और इसीलिए फ्रेंच आर्मी काफी सारे रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को यहाँ पर टेस्ट कर रही है। और इसी श्रृंखला में यहाँ पर भारत के पिनाक को भी इस टेस्टिंग इवेल्युएशन प्रोसेस में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और फ्रेंच आर्मी यहाँ पर हमारे पिनाक की जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई है, क्योंकि आर्मेनिया ने इसको ऑलरेडी अपनी फोर्स में इंडक्ट कर लिया है और आर्मेनिया इसके बाकी यूनिट्स को भी आगे आने वाले टाइम में जो है प्रोक्योर करने की तैयारी कर रहा है। इसके ऑर्डर्स को यहाँ पर बढ़ाने की भी तैयारी आर्मेनिया यहाँ पर कर रहा है। सो आर्मेनिया जैसे देशों ने इस पिनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को अपनी फोर्स में इंडक्ट किया है। कारगिल में भारत ने इसकी परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया को दिखाया था और उस समय में इसका बहुत एक बेसिक वेरिएंट भारत यूज कर रहा था। आज के दिन में इसका बहुत एडवांस वेरिएंट भारत यूज कर रहा है। तो भारत ने जो ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाया ये फ्रेंच आर्मी की नीड्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर कैटर करता है। हालांकि फ्रेंच आर्मी जो कि अमेरिकन सिस्टम अभी तक यूज कर रही थी, और अमेरिकन सिस्टम यूरोप में बहुत सारे देश यूज कर रहे हैं, और उन सभी देशों ने यहाँ पर इजराइल का जो पल्स रॉकेट सिस्टम है, जो कि माना जाता है कि हमारे जो पिनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उससे ज़्यादा
सुपीरियर, ज़्यादा एडवांस है। तो उन सभी देशों ने अपने अमेरिकी सिस्टम को बदलने के लिए यहाँ पर इस इजराइल के रॉकेट लॉन्चर को अपनी फोर्स में इंडक्ट किया है। तो बहुत लोगों के लिए सरप्राइज भी हुआ कि फ्रांस ने यहाँ पर पिनाक को क्यों चुना, यहाँ पर इजराइल का जब ऑप्शन उनके पास था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस पल्स रॉकेट सिस्टम के बारे में, और इसकी खासियत हम आपको बताएंगे कि कैसे ये हमारे पिनाक से ज़्यादा एडवांस माना जाता है। सो दोस्तों, पल्स यानी कि प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम, और इसको पल्स एक मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम बोला जाता है, जिसको इजराइल की एल्बिट सिस्टम ने बनाया है। और क्योंकि ये कई तरह के रॉकेट्स को, कई कैलिबर के रॉकेट्स को लॉन्च कर सकता है, इसीलिए इसको मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम बोला जाता है। ये 122, 160, 330, 370 इस तरह के काफ़ी सारे जो रॉकेट कैलिबर्स होते हैं उनको ये लॉन्च कर सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस, काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूलर और काफ़ी फ्लेक्सिबल एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसको यूरोप के बहुत सारे देश यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो सिस्टम पल्स रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, इसकी जो रेंज है वो लगभग 300 किलोमीटर है, और यही एक चीज़ है जो कि इसको पिनाक से काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाती है। इसके अलावा क्योंकि ये मॉड्यूलर डिज़ाइन पर बेस्ड है, तो ये कई तरह के जो विल्डेड चेसीज होती हैं जिनके ऊपर इसको माउंट किया जाता है, उसके ऊपर इसको फिट किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। जैसे कि 4x4 व्हीकल पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 6x6 और 8x8 पर भी इसको जो है इंटीग्रेट किया जा सकता है। इन सब के अलावा इसका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो दोनों तरह से ऑपरेट होता है, यानी कि आप अपने जो एग्जिस्टिंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑटोनोमसली भी ऑपरेट कर सकता है, जहां पर ये यूएवी से या फिर जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उनसे भी जो है डेटा डायरेक्टली ले सकता है। तो ये एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है इसके द्वारा अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को। इन सब के अलावा ये हैवी रॉकेट्स को, बड़ी मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकता है, जैसे कि एक्स्ट्रा और प्रेडेटर हॉक्स जैसी जो मिसाइल्स हैं उनको भी इस रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। अगर बात करें इसके टर्मिनल गाइडेंस की, तो ये जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर वर्क करता है, जो कि इसको हाईली प्रिसाइज बनाते हैं। तो ये एक ऐसा रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ बहुत जल्दी इंटीग्रेट किया जा सकता है। कई तरह के रॉकेट्स को दागने की ये आपको एक तरह से छूट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वहीं हमारा जो पिनाका है वो केवल 214 और 122 mm के ही रॉकेट्स को उसके थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रॉकेट सिस्टम है, यानी कि जो पल्स रॉकेट सिस्टम है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा एडवांस है। हालांकि ये कॉस्ट वाइज थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, बट फिर भी ये काफ़ी सारी ऐसी सहूलियत प्रोवाइड करता है इस अपने ऑपरेटर्स को, जो कि इसको कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं। अगर बात करें इसके बैटल प्रूवन होने की, तो कुछ समय पहले इसने एक नारगोन काराबख्श की जो वॉर हुई थी उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, और आज के दिन में इसको जो इजराइल हमास वॉर है वहां पर भी यूज किया जा रहा है। तो नारगोन काराबख्श की वॉर में अजरबैजान की तरफ से जब इसको यूज किया गया था, तो उसी को काउंटर करने के लिए आर्मेनिया ने भारत से पिनाक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को खरीदा है। तो कह सकते हैं कि पिनाक ऑलरेडी इस रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की कार्ड के रूप में आर्मेनिया ने अपनी फोर्स में इंडक्ट किया है। तो इस तरह से ये जो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है वो ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा है। इसके अलावा ये कई तरह की सहूलियत अपने ऑपरेटर को प्रोवाइड करता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और हमारे जो पिनाक है उससे टर्मिनल गाइडेंस में भी ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा सटीक माना जाता है। अब हम आते हैं अपने पिनाक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के ऊपर, जिसके दो वेरिएंट भारत के पास है। एक उसका ओल्डर वेरिएंट है, यानी कि पिनाक मार्क 1, और अब जो हम लेटेस्ट वेरिएंट हमारे पास है वो है पिनाक मार्क 2, जिसकी मैक्सिमम रेंज 90 किलोमीटर तक है। बट कहीं ना कहीं जो डीआरडीओ है उसकी रेंज को एक्सटेंडेड वर्जन में 120 बताती है, और इसकी अभी और टेस्टिंग चल रही है। इसके अभी एडवांस वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इसके जो मोर एडवांस वेरिएंट आएंगे उनकी रेंज बढ़कर के 300 किलोमीटर तक की जा सकती है। हालांकि फ्रांस चाहता है कि उसके पास हाईमार्स जैसा सिस्टम हो जिसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर हो। हालांकि हमारा जो पिनाक है उसकी हम इतनी दूर की रेंज तो नहीं सोच रहे हैं, बट हमारे पास पिनाक को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर प्रलय जैसी जो एक टैक्टिकल मिसाइल है उसको हम ऑफर कर सकते हैं, जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो प्रलय की अगर हम ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस को देते हैं अलॉन्ग विद दिस रॉकेट सिस्टम, यानी कि पिनाक रॉकेट सिस्टम, तो एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और कॉस्ट वाइज भी ये हाईमार्स से काफ़ी ज़्यादा सस्ता फ्रांस को पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर पिनाक के गाइडेंस सिस्टम की बात की जाए, तो पिनाक के अंदर दो तरह के गाइडेंस
गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम तो है ही, यहाँ पर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी है। और जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है इसको कभी कभी जैम भी किया जा सकता है। तो अगर इसको जैम किया जाता है तो यहाँ पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यहाँ पर इतना ज़्यादा एडवांस यूज़ किया गया है कि वो उस समय में जब सैटेलाइट नेविगेशन को जो है जैम किया जाता है तो वहाँ पर जो रॉकेट है उसकी एक्यूरेसी को कई गुना बढ़ा देता है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस कंपनी ने यहाँ पर ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के अंदर जो RLG बोलते हैं, रिंग लेजर गायरोस्कोप, जिसका नाम सिग्मा 30 नाम का एक रिंग लेजर गायरोस्कोप है, वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये कंपनी सेजम नाम की कंपनी, फ्रांस की ही एक कंपनी है जो कि इसको RLG यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। और सिग्मा RLG के साथ जब सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है तो इस रॉकेट की जो एक्यूरेसी है वो 99% बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं कि किसी एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर मैक्स टू मैक्स आपके को 2 ही रॉकेट चाहिए और इसका जो सैप है वहाँ पर घट करके 10 मीटर का रह जाता है। तो अगर कोई रॉकेट जिसका सैप 10 मीटर का रह जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि किसी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के थ्रू इस किसी टारगेट को जब आप एंगेज करते हैं तो सिर्फ 2 रॉकेट के थ्रू आप ये मान सकते हैं कि आपका टारगेट 99% हिट कर लिया गया है। तो वहाँ पर जो कह सकते हैं ना, फ्लॉट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, टारगेट मिस करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है। तो इस तरह से ये एक हाईली एक्यूरेट सिस्टम है और इसी वजह से फ्रांस की जो आर्मी है वो इस तरह के हाईली प्रिसाइज सिस्टम को अपनी फोर्स में इंडक्ट करना चाहती है। अगर इसकी फायर पावर की बात करें तो एक तो इसके अंदर फायर कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया गया है और ये फायर कंट्रोल सिस्टम इसको अपने गाइडेंस के साथ या फिर जो उसकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके साथ कोऑर्डिनेट बैठाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पर 12 रॉकेट जो है 44 सेकंड के अंदर सर्वो मोड में लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इसकी फायर पावर भी बहुत ज़्यादा है और क्योंकि ये जो है शूट एंड स्कूट स्ट्रेटजी पे काम करता है तो ये हाईली मोबाइल भी है। तो एक जगह पर अगर आपने किसी टारगेट को हिट किया है तो वहाँ से इस सिस्टम को मोबाइल करना, यानी कि वहाँ से इस सिस्टम को रिप्लेस करना बहुत ईजी है। आप बहुत जल्दी इसको रिप्लेस करके दूसरी जगह पर लेकर के आप जा सकते हो, सो दैट अगर काउंटर वहाँ पर अटैक होता है तो इसकी जो बैटरीज हैं, जो इसके इक्विपमेंट्स हैं, उनको वहाँ पर डैमेज ना पहुँचे। सो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एडवांस, काफ़ी ज़्यादा मोबाइल और काफ़ी ज़्यादा एक एक्यूरेट सिस्टम है। तो इसलिए फ्रांस की आर्मी इसके ऊपर थोड़ी सी इंक्लाइंड है। हालांकि पल्स सिस्टम से थोड़ा सा सुपीरियर कम है क्योंकि रेंज थोड़ी सी कम है, कई तरह के कैलिबर्स को जो है ये डिलीवर नहीं करता, बट फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है फ्रांस की आर्मी के लिए। और फ्रांस की आर्मी कुछ हद तक इजराइल से जो पल्स रॉकेट सिस्टम है वो कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से भी नहीं खरीदना चाहती। हालांकि फ्रांस की आर्मी ने इसको एडमिट तो नहीं किया, बट कहा यह जा रहा है कि जो गाजा के अंदर जिस तरह से जो इजराइल है वो ऑपरेट कर रहा है, वहां पर जिस तरह से वॉर लड़ी जा रही है, उसको लेकर के काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है इजराइल से खुश नहीं है। इस वजह से भी यहाँ पर जो इजराइल का पल्स सिस्टम है उसको फ्रांस की आर्मी कंसीडर नहीं कर रही है। हालांकि ये स्पेकुलेशंस हैं, बट फिर भी हमारा जो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है पिनाक कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट में बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट ज़रूर कर रहा है। और आने वाले दिनों में जब इसकी रेंज बढ़ जाएगी, जब इसमें टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम भी इंक्लूड हो जाएगा इसका एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज रॉकेट्स के अंदर, तो ये एक बहुत ज़्यादा लीथल एक सिस्टम बन जाएगा जो कि पल्स रॉकेट्स को भी कहीं ना कहीं टक्कर उस समय दे पाएगा। सो फ्रांस फाइनली इसके ऊपर क्या फैसला लेता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट मीनवाइल इसको यूरोप के बहुत सारे देशों में एक तरह से फ्री की पब्लिसिटी मिली है, क्योंकि इसको जब से फ्रांस ने अपने इवैल्यूएशन प्रोसेस में इंक्लूड किया है तो बहुत सारे यूरोपियन देशों का ध्यान इसकी तरफ गया है। तो एक तरह से इसको अटेंशन मिली है यहाँ पर, और इस तरह से यूरोप में भी हमारा जो पिनाक रॉकेट सिस्टम है वो धीरे धीरे फेमस होना शुरू हो चुका है। अब आज अपने सेशन को यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।